students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Now students, today we will go to the paragraph 11. From my headache soon cleared as we carried down to the other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dirty, dry salt lake. The plateau is pockmarked with salt flats and barkish lace, vestiges of the Thesis oceans which bordered Tibet before the great continental collision. In this paragraph, students, the author describe about that his headache was gone, कि जो उनका सिर दर्द हो रहा था वो दूर हो गया जब हम कुछ दूरी पर नीचे की ओर उतरे। 2 बजे थे जब हम लंच के लिए रुके थे। हमने गरम नूडल्स खाए एक लंबे कैनवास टेंट के नीचे, जो कि एक सूखी नमक की झील के वर्क कैंप के हिस्से में थी। जो प्लेट्यू था, पठार था, वो चेचक के दागों की तरह नमक के खंडों, खारे पानी की झीलों और तेथिस महासागर से चिन्हित था। वह तेथिस महासागर जो विशाल महाद्वीप संगठन के कारण आकाश में ऊपर उठने से पहले तिब्बत की सीमा पर स्थित था। ये भाग गतिविधियों का अड्डा भी माना जाता था। आदमी या कुल्हाड़ी और फावड़ों को लेकर आगे पीछे पैर घसीटते चलते थे। वे भेड़ों की चमड़ी से बने कोट और नमक से बने बूट पहने रहते थे। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, बाय लेट आफ्टरनून, कि दोपहर के बाद हम होर नामक छोटे नगर पहुंच गए थे, जो कि एक मुख्य पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग पर था, जो लासा से कश्मीर तक का एक पुराना व्यापारिक ट्रेड रूट था। डैनियल जो लासा लौट रहा था, एक ट्रक में सवारी के लिए जगह मिल गई थी, अतः मैंने व सैटन ने उसको एक टायर मरम्मत की दुकान के बाहर छोड़ दिया था। नमक की झील से नीचे उतरते समय हमने 2 पंचर तेजी से एक के बाद एक झेली थे और सैटन उनको ठीक करना चाहता था, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जो टायर था वो एक्स्ट्रा टायर नहीं बचा था। इसके अलावा जिस टायर को उसने उसके स्थान पर लगाया था वह उतना ही चिकना था जितना चिकना मेरा सर था। Now in next paragraph, Hor was grim miserable place, कि होर एक सख्त और बहुत ही मिजरेबल जगह थी। वहां पर कोई भी वनस्पति नहीं थी, केवल धूल और चट्टाने, वर्षों की उदारता से फैला कचड़ा, जो कि उसका दुर्भाग्य ही था। यहां तक कि इस बात से कि नगर मानसरोवर झील के तट पर स्थित था। मानसरोवर तिब्बत का सर्वाधिक पूजनीय पानी का विस्तार है। यह प्राचीन हिंदू और बौद्धों की विश्व व प्रकृति का निसर्ग माना जाता है और भारत की 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है। और नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वास्तव में केवल सतलज है जो मानसरोवर से बहती है। बाकी की जो नदियां हैं उनके उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग से निकलते हैं और हम उस महान पर्वत से कुछ ही दूरी पर थे और मैं आगे बढ़ने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मुझे कुछ इंतज़ार करना पड़ा। सैटन ने मुझे होर की एक अकेली कैफ़े में जाकर चाय पीने को कहा। वह कैफ़े नगर में अन्य इमारतों की भांति ही खराब पेंट किए कंक्रीट से बनाई गई थी, जिसमें 3 टूटी खिड़कियां थीं। इनमें से एक का झील दिखाकर सूखे की क्षतिपूर्ति करती थी। मेरी सेवा में फौजी वर्दी पहने एक चाइनीज युवक आया, जिसने मेरे पास का फैला ग्रीस और मेरे टेबल के आसपास पड़े चिन्हों को मेरे लिए एक ग्लास व चाय का थर्मस लाने से पहले साफ किया। आधे घंटे के बाद सैटन ने मुझे एक एकांत की बंदिश से मुक्त कराया और हम और भी बहुत सारी चट्टानों और कूड़े करकट को पार करते हुए पश्चिम की ओर से नगर से बाहर निकले और कैलाश पर्वत की ओर। मेरा जो होर में मेरा अनुभव मेरे द्वारा पढ़े गए यात्रियों के मानसरोवर झील के मुकाबले से अलग था। यहाँ पे कावागुची एक जापानी संत था जो यहाँ 1900 में आया था। वह झील की पवित्रता से इतना भाव विभोर हो गया कि वह अश्रुपूरित हो गया। 2 साल बाद स्वेन हेडेन, एक स्वीडन वासी, का भी पवित्र जल पर काफी प्रभाव हुआ, जो सामान्यतः इतने भावुक उद्वेगों वाला नहीं था। Now next paragraph, it was dark by the time was finally late again, कि हम फाइनली जो थे रवाना हुए तो अंधेरा हो गया था। 10:30 बजे हम दार्चेन में एक गेस्ट हाउस बाहरी हिस्से तक पहुंचे और एक दूसरी
कष्टप्रद रात जो थी, टेरिबल नाइट, सिद्ध हुई। होर नगर में खुले पड़े कूड़े के ढेर के बीच से निकलने के कारणवश मेरा जो जुकाम था वो बहुत बढ़ गया था। यद्यपि वह मेरे हर्बल चाय पीने के बाद भी पूरी तरह चला गया था। मेरी नाक का एक नथुना फिर से बंद हो गया था, मीन्स नॉस्ट्रिल जो थी वो बंद हो गई थी, और मैं सोने को तैयार हुआ। तो मैं निश्चिंत नहीं हुआ कि जो दूसरी नॉस्ट्रिल है उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन आएगी या नहीं। जहाँ मैं ऑक्सीजन के लिए कई बार मुंह खोल रहा था, अब तक मैं इस नाक संबंधी परेशानियों का आदी हो चुका था, पर वे अभी भी मुझे डरा रही थी। नेक्स्ट, टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। थका हुआ व भूखा मैं अपने मुंह से सांस ले रहा था। कुछ देर बाद मैंने एक नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना शुरू किया, जिससे कि काफ़ी ऑक्सीजन अंदर गई। परंतु जब मैं करवट बदल रहा था तो मैं एकदम से जग गया। कुछ गड़बड़ थी। मेरा सीना अजीब रूप से भारी हो गया था और मैं उठकर बैठ गया। इस गतिविधि ने मेरे नॉस्ट्रिल्स को तत्काल ही साफ कर दिया और मैंने सीने में राहत महसूस की। अजीब बात थी, मैंने सोचा। नाउ आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। मैं लेट गया और फिर से कोशिश की, वही परिणाम। मैं निद्रा में खो जाने वाला था, जबकि मुझे संकेत मिला कि ऐसा ना करूं। ये वही आपात वैद्युत संवेग होंगे, किंतु ये वैसा नहीं था जैसे कि पहले हुआ था। इस बार मैं श्वास के लिए मुंह नहीं खोल रहा था, मैं मात्र सो नहीं पा रहा था। नाउ सिटिंग वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। एक बार फिर बैठ जाना, इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं आसानी से सांस ले रहा था और मेरा सीना भी सही था, किंतु जैसे ही मैं लेटा मेरे साइनसेस जैसे भर गए हों और मेरा सीना अजीब महसूस कर रहा था। मैंने दीवार के सहारे बैठने की कोशिश की, किंतु मैं सोने के लिए शांत महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं कारण पहचान नहीं पा रहा था, किंतु मुझे सोने में डर लग रहा था। मेरे अंदर की अनधिक आवाज़ कह रही थी कि अगर मैं सो गया तो फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। अतः मैं सारी रात जागता ही रहा। सैटन टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज। अगली सुबह सैटन मुझे डार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। डार्चन का मेडिकल कॉलेज नया था और बाहर से एक स्तूप की तरह दिखता था, जिसमें एक ठोस गेट था जो आहते में प्रवेश करता था। हमने कंसल्टिंग रूम में देखा जो अंधेरा और ठंडा था, और उसमें एक तिब्बती डॉक्टर था जिसने कोई विशेष पोशाक नहीं पहनी थी, जैसा कि मैं आशा कर रहा था। कोई सफ़ेद कोट नहीं पहने व अन्य किसी तिब्बती की तरह पुलोवर व एक ऊनी हैट पहने था। जब मैंने उसे नींद आने के लक्षण और लेटने के प्रति अरुचि बताई तो उसने कुछ प्रश्न पूछे, जबकि वह हाथ की नाड़ी को जांच रहा था। यह सर्दी है, उसने आखिर में सैटन को कहा। सर्दी और ऊंचाई के प्रभाव, मैं इसके लिए कुछ दूंगा। मैंने उनसे पूछा कि मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा कर सकूंगा। अरे हाँ, उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं मेडिकल कॉलेज से एक लाल भूरा लिफाफा और कागज़ के 15 स्क्रू लेकर बाहर आया। मुझे तिब्बती दवा के 5 दिन का कोर्स दिया गया था और मैंने तत्काल उसे लेना शुरू किया। मैंने एक नाश्ते के बाद ली जाने वाली पुड़िया खोली और पाया कि उसमें एक भूरा पाउडर था, जिसे मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। उसका स्वाद दालचीनी जैसा था। लंच टाइम व बेड टाइम के पैकेट्स स्पष्टतः कम फर्क वाले थे। दोनों में छोटी भूरी गोली टैबलेट थी। वे शंकास्पद रूप से भेड़ की गाद के समान थी, किंतु मैंने उन्हें लिया था। उस रात पहले दिन का कोर्स लेने के बाद मैं बहुत गहरी नींद में सोया, एक लकड़ी के लट्ठे के समान, ना कि एक मृत व्यक्ति के समान। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो I give you the explanation of paragraph 22 to 30. So you have to read it and try to understand it.